मैम क्या लॉ के पेपर में सेक्शन नंबर लिखना मैंडेटरी है? मैम क्या क्वेश्चंस को सीक्वेंस में ही आंसर करना होता है? ये कुछ क्वेश्चन हैं जो बच्चे हमसे ऑन डेली बेसिस पूछते हैं। बहुत सारे बच्चों की कॉमन क्वेरीज रहती हैं, तो आज हम इन्हीं क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे इन आवर स्पेशल सेशन ऑन लॉ प्रेजेंटेशन टिप्स। बच्चों, लॉ के प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती हैं, इसकी पावर को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा, एंड तक देखिएगा। एंड में आपके साथ एक बोनस टिप शेयर की जाएगी जिससे आप अपना कमिंग अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट बना लोगे, एंड आई गारंटी अबाउट इट 101% आपका पेपर क्लियर हो जाएगा अगर आपने वो टिप फॉलो कर ली। तो इसी बात से वीडियो को लाइक कर दो और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी इस अमेजिंग सेशन का बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं लॉ प्रेजेंटेशन टिप्स। सबसे पहले जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम लॉ का पेपर देने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि आपको एग्जाम में दो तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन और एक होता है आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको सिंपली आंसर करना है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा है एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आप यहाँ पे आंसर कर देंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बच्चे गड़बड़ करते हैं और अपने मार्क्स लूज करते हैं। केस स्टडी बेस्ड में आपको सिनेरियो गिवन होगा, सिचुएशन गिवन होगी और आपको प्रोविजन अप्लाई करके अपना आंसर सुनाना है, अपना वर्डिक्ट सुनाना है कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए फाइनल कंक्लूजन। ठीक है, तो इसको हैंडल करना बहुत टफ है। ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, अभी मैं आपको सारी बातें क्लियर कर दूंगी। देखो जी, आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में 3 पैराग्राफ होने चाहिए। कौन कौन से? प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस एंड कंक्लूजन। ठीक है, 3 पैराग्राफ। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोविजन के बारे में। तो प्रोविजन में आपको क्या लिखना है? जो भी रेलेवेंट मटेरियल है, जो भी रेलेवेंट टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्वेश्चन अंडू इन्फ्लुएंस से रिलेटेड है तो आपको अंडू इन्फ्लुएंस के पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे देना, फ्री कंसेंट के बारे में भी हल्का सा बता दोगे आप तो और इफेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं फैक्ट ऑफ द केस में। फैक्ट ऑफ द केस में आपको जो क्वेश्चन की स्टोरी गिवन है, जो सिनेरियो गिवन है, वो आपको दे देना है। ध्यान रखना कि सिर्फ स्टोरी जो गिवन है वही लिखना, नीचे जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है वो आप मत लिख देना। अब कभी कभी क्या होता है, फैक्ट ऑफ द केस बहुत बड़ा होता है तो आप उसको समराइज्ड फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन जब फैक्ट ऑफ द केस बहुत बड़ा है सिर्फ तभी। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है कंक्लूजन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस ऑफ योर आंसर है, तो आपको इसको बहुत केयरफुली ड्राफ्ट करना है। बच्चे क्या करेंगे, कंक्लूजन में अग्रीमेंट विल बी वॉइड, बस इतना लिख देंगे। अब आप बताओ, अगर 3 नंबर का कंक्लूजन है तो इतना लिखने पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? हाफ मार्क्स। फिर आप कहेंगे मैंने तो ठीक लिखा था, तरीका गलत था। लिखा आपने सही था। सही तरीका क्या है? देखो, जब आप एक कंक्लूजन लिख रहे हो तो आप देखना कि 3 बातें उसमें है कि नहीं। सबसे पहले आपको फैक्ट लिख देना है क्वेश्चन को शॉर्ट में। उसके बाद शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में, कम से कम वर्ड्स में आपको प्रोविजन बताना है कौन सा लग रहा है। फिर अपना आंसर बताना है, ठीक, कि क्या कंक्लूजन होगा। अब देखो, आप इन द अबव केस, जैसे इन द प्रेजेंट केस, इन द गिवन सिचुएशन, कैसे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। एज देयर इज सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज, तो मैंने बता दिया क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पब्लिक ऑफिसेज का सेल हो रहा है। विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, प्रोविजन बता दिया, भैया ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। हेंस द अग्रीमेंट विल बी वॉइड। फिर मैंने अपना आंसर बताया, तो हो गया ना प्रॉपर तरीके से। तो यार कंक्लूजन शुड बी कन्विंसिंग एंड कंप्लीट, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, एक लाइन में आंसर लिखोगे तो मार्क्स भी एक लाइन जितने ही मिलेंगे आपको। डन, तो ये बात आप लोग नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। तो जब भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो इसी तरीके से आप कंक्लूजन ड्राफ्ट करना। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको आंसर शीट पर आंसर प्रेजेंट कैसे करना है। बहुत बच्चे उसमें भी मैस क्रिएट करके आते हैं। पहली चीज, अपने आंसर नंबर को सेंटर में लिखना है, बड़ा बड़ा, आंसर 1A। मार्जिन के अंदर कुछ भी नहीं लिखना। मार्जिन मार्क्स देने के लिए होती है, वहां पे एग्जामिनर मार्क्स देगा, आपको कुछ भी नहीं लिखना। ठीक, आपको जो भी लिखना है अपना राइटिंग एरिया है वहीं पे लिखना है। उसके बाद आपको बड़े बड़े पैराग्राफ्स अवॉइड करने हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में आंसर करोगे आप। पैरा पॉइंट्स 2-3 लाइन लिखी फिर स्पेस छोड़ दी, 2-3 लाइन लिखी फिर स्पेस छोड़ दी। तो इससे क्या होगा, इससे आपके सारे पॉइंट्स एग्जामिनर की नज़र में भी आएंगे और प्रेजेंटेशन नीट भी आएगी। एक चीज़ और, बच्चे जो पूछते हैं कि मैम क्या सीक्वेंस में आंसर करना है, आंसर इज नो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 पहले आता है तो आप क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ध्यान रखना जो उसके सब पॉइंट्स है ना वो आप एक साथ लिखो।
जैसे 3 का A, 3 का B, 3 का C वो इकट्ठे होना चाहिए। ऐसा ना हो 1 का A कर दिया, 3 का B कर दिया, फिर 4 का C कर दिया, फिर 1 के B पे आ गए, नहीं। ठीक, तो आपको सारे सब पॉइंट एक साथ लिखने हैं। दूसरी चीज़, जो मेरी अपनी पर्सनल राय है ये, कि आप नए क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट करो। प्रेजेंटेशन नीट भी आएगी और आपका पेपर अनचेक्ड रह जाए ऐसे चांसेस भी कम हो जाएंगे। वैसे तो बच्चों डिजिटल मार्किंग है तो ऐसे चांसेस ऑलरेडी कम है, पर फिर भी ऐसा हो जाता है, देखा गया है। तो आपको सेफ साइड रहना है, तो नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करो, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है इस बात का। क्लियर? तो ये सारी बातें आप लोग फॉलो करेंगे और आप देखना आपका पेपर प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया होता है। डन, चलिए। उसके बाद आज का शो स्टॉपर, जिसका आप लोग वेट कर रहे थे और अच्छे बच्चे बन के वीडियो के एंड तक रुके हुए थे। बच्चों आपको क्या करना है, जो आपका एग्जाम का टाइम है, जैसे सपोज 2 से 5 आपका एग्जाम होता है, तो आपको इसी टाइम में अपना मॉक टेस्ट पेपर लिखना है डेली। जब भी आप मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको इसी टाइम पे मॉक टेस्ट पेपर देना है। एंड मेक श्योर आप लगातार 10 दिन 15 दिन ऐसे मॉक टेस्ट पेपर्स दो। इससे क्या होगा, एग्जाम टाइम में जैसे ही 2 बजेंगे आपकी बॉडी को सिग्नल मिलने चालू हो जाएंगे, आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा, बॉडी एक्टिव हो जाएगी और आपकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई हो जाएगी कई गुना। ठीक है, इस बात का एहसास आपको अभी नहीं होगा, आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तब होगा। ठीक है, तो आप पता हमारी बॉडी क्लॉक बहुत अमेजिंग है। अगर आप इसको सही तरीके से ट्रीट करो और गाइड करो ना तो ये वंडर्स क्रिएट कर सकती है, आपको इसका मैजिक का भी पता नहीं है। तो आप ये बात मेरी मान लो और आप खुद ही फ़र्क देखोगे अपने एग्जाम में कि आपकी स्पीड कितनी बढ़ गई है, आपको कितनी सारी चीज़ें याद आ रही हैं जो शायद पहले भी नहीं आ रही थी, वो आपको सब एग्जाम टाइम में याद आ जाएगा, बिकॉज योर माइंड विल बी एट इट्स पीक, बिल्कुल एक्टिव होगा वो। ठीक है, तो आपको जो पेपर छूटने वाला पॉइंट होता है ना बच्चों का, वो भी यहाँ पे कवर अप हो जाएगा, आपका पेपर भी नहीं छूटेगा, ये बात भी आप लिख लो चाहे। क्लियर? तो चलिए इन सब बातों को आप फॉलो करो, तरीके से फॉलो करो और अपना पेपर को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके आओ। लॉ के एग्जाम में बच्चों जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है ना, उतनी ही ज़्यादा प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है। ठीक है, एक आर्ट होती है लॉ के पेपर में, एग्जाम में आपको नंबर लेने होते हैं एग्जामिनर से, तो वो कैसे लोगे, प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया से कर दो। ठीक है, आप एग्जामिनर को कंफर्ट दो, एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा, बस यही मेरा रूल है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी, और अगर लगी है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी हम आपके लिए नई वीडियो लेके आएँ तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। क्लियर बच्चे? तो चलिए बच्चों, आज का सेशन हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय श्री श्याम।